देखिए आपको रदरफोर्ड मॉडल में क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनिए। पहली चीज, रदरफोर्ड मॉडल जो है ये कौन से सरफेस के ऊपर या लेयर के ऊपर परफॉर्म किया गया था, तो उसका आंसर है रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, यानी गोल्ड के लेयर के ऊपर इसको परफॉर्म किया गया था। क्या यूज किया गया था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी अल्फा पार्टिकल के लिए आपको कितना चार्ज होता है, कितना मास होता है, ये पढ़ के जाना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, उसके बाद ये रदरफोर्ड मॉडल में क्या क्या मेन चीजें हैं। पहला, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको आपको पढ़ के जाना है। स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड समझा नहीं पाए थे, तो इस रदरफोर्ड मॉडल के फेल्योर का सबसे बड़ा कारण है स्टेबिलिटी को समझा ना पाना। क्यों नहीं समझा पाए थे, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं। इन्होंने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो घूमते समय वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन करता है, क्योंकि उसके पास एक्सरेशन होता है, और जब वो रेडिएशन करेगा तो उसकी एनर्जी घटती जाएगी और सेल की रेडियस छोटे होते होते वो न्यूक्लियस से टकरा जाएगा और कोई भी एटम हो वो अनस्टेबल हो जाएगा या डिस्ट्रॉय कर जाएगा। तो ये बात आपको पढ़ के जानी है। तीसरी चीज, इस पर देखिए न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल इन दो टॉपिक पे आ सकता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और दूसरी एंड थीटा, मतलब थीटा एंगल पर जो डिफ्लेक्ट होने वाले या स्कैटर होने वाले जो पार्टिकल हैं उनकी जो संख्या है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin ऑफ थीटा बाई 2 होल रेज़्ड पावर 4। तो इसको आप पढ़ के जाएंगे, इस पे सवाल आ सकता है। उसके बाद आप आ जाइए बोर्स मॉडल पे। तो बोर्स मॉडल या बोर्स पोस्टुलेट के 3 स्टेटमेंट हैं, 1 2 3। जल्दी से तीनों सुन लीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो घूमते समय वो एनर्जी का रेडिएशन नहीं करता, मतलब उसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है। और क्योंकि वो एनर्जी का रेडिएशन नहीं कर रहा तो हमेशा उसी एनर्जी से उसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा, तो उस ऑर्बिट का नाम इन्होंने रख दिया स्टेशनरी ऑर्बिट। तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम L होता है, जिसको MVR भी बोलते हैं, वो NH/2π के इक्वल होता है, यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। तीसरा स्टेटमेंट है कि जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किसी हायर स्टेट में जाता है तो वहां पर 10⁻⁸ सेकंड तक रुक कर फिर लौटता है। तो वो जब किसी ऊपर भी जाकर लौटेगा तो एनर्जी का रेडिएशन करेगा। तो वो जो एनर्जी का रेडिएशन है उसका जो कलेक्शन है, उसकी जितनी वेवलेंथ है सबको अगर मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। अब वो 5 तरह का होता है। अगर किसी भी हायर से 1 में आएगा तो लाइमेन, अगर किसी भी हायर से 2 में आएगा तो बामर, अगर किसी भी हायर से 3 में आएगा पास्चन, 4 में आएगा ब्रैकेट, 5 में आएगा तो फुंड। पहला जो है लाइमेन वो आता है अल्ट्रावायलेट में, दूसरा बामर वो आता है विजिबल में, और उसके बाद पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये तीनों आता है इंफ्रारेड में। तो आपको क्या करना है, यहां पर मैं एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, 1/λ इज इक्वल टू R Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में अगर आप हाइड्रोजन के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप ये फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो Z1 हो जाएगा। R रिडबर्ग कांस्टेंट है, R की वैल्यू मैं यहां लिख दे रहा हूं, R की वैल्यू 1.097 × 10⁻7 पर मीटर। तो Z यहां 1 हो जाएगा। N1 मान लीजिए किसी भी हायर से वो 1 में आता है तो N1 आप 1 लिखेंगे और N2 की वैल्यू 2 3 4 से इनफाइनाइट तक। अगर वो बामर होगा तो वो 2 में आएगा, यहां आप 2 लिखेंगे माइनस 1/, अब ये 3 से स्टार्ट होगा इनफाइनाइट तक। ऐसे ही पास्चन, ऐसे ही ब्रैकेट, ऐसे ही फुंड। तो इस फॉर्मूले से आप सबसे छोटी वेवलेंथ लाइमेन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड की और सबसे बड़ी वेवलेंथ पढ़ के जाएंगे। आपके एग्जाम में अक्सर आता है कि लाइमेन सीरीज की सबसे छोटी वेवलेंथ या बामर सीरीज की सबसे बड़ी वेवलेंथ की वैल्यू बताओ, तो आप इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे। तीसरी चीज सुनिए, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है +13.6 Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हाइड्रोजन होगा तो Z की वैल्यू 1 होगी। अगर हीलियम प्लस होगा तो हीलियम आयन का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो यहाँ Z की वैल्यू 2 होगी, 2 का स्क्वायर 4। लिथियम के लिए 3 होगा, तो ऐसे Z की वैल्यू आप अलग अलग लिखेंगे। अगर हाइड्रोजन ना पूछे, कोई और एटम पूछेगा तो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऐसे ही, इसी का डबल है
27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो न्यूक्लियस के चारों ओर, जैसे ये देखिए ये न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के घूमने की एक है स्पीड और एक है इसकी रेडियस और एक है इसका सेल नंबर। तो रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू आर नॉट। आर नॉट क्या है, पहले ऑर्बिट में रेडियस इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। अब एन आप वो लिखेंगे जो सेल नंबर होगा, जैसे एक के लिए लिखेंगे तो एक स्क्वायर, दो के लिए लिखेंगे तो दो का स्क्वायर 4, तीन के लिए 3 स्क्वायर 9, तो 1 4 9 का रेशियो होगा। ऐसे ही स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट v नॉट जेड बाई एन। v नॉट यहां पर 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड है। जेड बाई एन, जेड एटॉमिक नंबर है जो भी एटम हो, और एन उसका सेल नंबर है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए एटम में। इसमें न्यूमेरिकल एक आना तय है। मैं आपको न्यूमेरिकल का कुछ टाइप बता दे रहा हूं। जैसे वो बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, बाहर से उसको एनर्जी मिली और वो यहां से जंप कर कर किसी हायर स्टेट में चला गया। अब ये यहां से जब वो लौटेगा तो कितनी तरह की वेवलेंथ रेडिएट करेगा। जैसे मान लीजिए चौथे में है, तो चौथे से जब वो वापस आएगा तो उसके पास कई तरीका है। पहले 4 से 3 में आए, फिर 2 में आए, फिर 1 में आए, 3 तरीके ये हो गए। फिर डायरेक्ट यहाँ आए या डायरेक्ट यहाँ आए या डायरेक्ट यहाँ आए, तो अगर आप सबको जोड़ेंगे तो 6 तरीके आएंगे। तो इसका एक फॉर्मूला है कि अगर इलेक्ट्रॉन n से ग्राउंड तक आए तो n(n-1/2। तो अगर आप यहाँ देखिए 4 से देखना चाहते हैं कि 4 से 1 तक आने का कितने तरीका है, तो 4 और 4 - 1 3, 4 × 3 12/2, यानी 6 तरीके हैं। तो आप n इंटू n-1/2 से नंबर ऑफ वेज निकाल सकते हैं कि कौन से एनर्जी लेवल से वो नीचे आ रहा है। पहला सवाल। दूसरी चीज ध्यान से सुनिए, ये जो मैंने यहाँ एनर्जीज लिखी है, जैसे ग्राउंड स्टेट इसको बोलते हैं, ये ग्राउंड स्टेट है, इसमें एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट में इतनी हो गई, सेकंड में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे थर्ड में, ऐसे फोर्थ में, ऐसे फिफ्थ में। ये वैल्यू आप एक बार पढ़ के जाइएगा और कोशिश करिए कि याद करके जाइएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। -13.6 1/n², n की वैल्यू जो यहां हो वो आप रख दीजिए, अब डिवाइड करने पे आएगा। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट में ट्रांजिशन करे, सेकेंड से फर्स्ट में जाए, ट्रांजिशन करने का मतलब लौटे, तो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, उस फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी। तो आप इसमें से इसको घटाएंगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब वो पूछ सकता है आपसे कि जो ये एनर्जी है ये बताओ, और फिर वो कह सकता है इसकी वेवलेंथ बताओ। तो आप सीधे फॉर्मूला लगाएंगे एनर्जी E = hc/λ, या आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है तो E = hν। तो ये सब कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अगर आपके एग्जाम में रदरफोर्ड मॉडल और बोर्स मॉडल में ये आ जाए कि क्या इसके ड्रॉबैक्स थे, तो कुछ मैं आपको ड्रॉबैक बता रहा हूं, ये दोनों में कॉमन है, आप ले सकते हैं। जैसे रदरफोर्ड मॉडल का एक ड्रॉबैक है कि इसने स्टेबिलिटी ये नहीं बता पाए, दूसरा कुछ और आप याद करेंगे। तो उससे अच्छा है कि मैं आपको इसकी और इसकी कॉमन, मतलब वो कमी आप इसमें भी ले सकते हैं, इसमें भी, दोनों में ड्रॉबैक में आप ये ले सकते हैं। तो वो क्या है वो सुन लीजिए। रदरफोर्ड मॉडल और बोर्स मॉडल दोनों में अगर आपके एग्जाम में ड्रॉबैक आए तो दोनों में आप ड्रॉबैक क्या लिखेंगे। एक है आपके यहाँ जीमेन इफेक्ट, ZEEMEN, जीमेन इफेक्ट, और एक है आपके यहाँ स्टार्क इफेक्ट। जीमेन और स्टार्क इफेक्ट ये दो इफेक्ट हैं जो ये बताता है कि क्या कमी थी इन दोनों में। तो ये दोनों, ये इस जीमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को रदरफोर्ड मॉडल और बोर्स मॉडल दोनों नहीं समझा पाए। तो आप दोनों भी, किसी में जैसे आपके एग्जाम में आए कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ द बोर्स मॉडल या व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल, तो आपने जो स्टेबिलिटी पढ़ा है वो सब तो आप लिखिएगा ही अलग से कि रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन जीमेन इफेक्ट, रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। जीमेन या स्टार्क इफेक्ट क्या होता है ये बता दे रहा है। स्टार्क इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये स्पेक्ट्रम निकलता है तो स्प्लिट कर जाता है। तो जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड में टूट जाना, इसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। और जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो मैग्नेटिक फील्ड में टूट जाना, उसको बोलते हैं जीमेन इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में है स्टार्क और मैग्नेटिक फील्ड में है जीमेन। तो ये आप दो चीज याद रखिए। और एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं, जो रदरफोर्ड और बोर्स है दोनों के मॉडल में एक कमी ये थी, ये लोग इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन यानी
पहले से आपने पढ़ा है 2n², यानी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 2 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि पहले सेल में दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये ना तो ये बता पाए ना तो ये बता पाए। और अगर आपको ये 3 चीज याद है, 3 कमी आपने लिखी है तो आपने पर्याप्त लिखा है। आपको मैं एक कमी और बता दे रहा हूं बोर्स मॉडल की, वो सुन लीजिए। बोर जो है, इन्होंने जो अपना मॉडल दिया था, जैसे अगर मैं पूरा लिखूं तो बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो बोर्स मॉडल है वो एप्लीकेबल कब है, जब किसी एटम के पास या आयन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये भी इनकी एक कमी थी कि ये 2 या 3 इलेक्ट्रॉन के लिए इनका मॉडल जो है वो अप्लाई आप नहीं कर सकते। तो ये कुछ ड्रॉबैक थे, इसको आप लिखेंगे। देखिए, आपको न्यूक्लियस में क्या क्या जरूर पढ़ना है, ध्यान सुनिए। किसी एटम का जो न्यूक्लियस है वो लगभग स्फेरिकल होता है, उसकी साइज जो है स्फेरिकल के नेचर में होती है। अब उस स्फेयर की जो रेडियस होती है वो होती है R=R0 मास नंबर A⁻⁴। तो इस फॉर्मूले पे आप एक सवाल एक्सपेक्ट करिए, आपको मिलेगा वॉल्यूम V0, एक कांस्टेंट है, इनटू मास नंबर A। उसके बाद डेंसिटी हर न्यूक्लियस की कांस्टेंट होती है। इसमें सवाल आ सकता है कि राइट डाउन द डेंसिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस, तो आप सोचेंगे कैसे लिखें, हमको उस न्यूक्लियस का नाम ही नहीं पता। तो हर न्यूक्लियस की डेंसिटी लगभग कांस्टेंट होती है 10⁻17 kg/m³। इसके बाद आपको पढ़ना है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं आपने पढ़ा होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। मास डिफेक्ट सॉल्व करने के लिए जो न्यूक्लियस है, मान लीजिए उसके अंदर 20 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है मान लीजिए, तो पहले आप ये सोचिए कि एक प्रोटॉन का मास कितना है, एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, ये आपको सोचना भी नहीं है, दिया रहेगा। तो उसको आप उनकी संख्या से गुणा कर दीजिए। जैसे 20 प्रोटॉन है तो 20 इंटू एक प्रोटॉन का मास प्लस 20 गुणे एक न्यूट्रॉन का मास, ये आपका फ्री न्यूट्रॉन्स का मास आ गया, माइनस जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ तो स्टेबल बना जब वो, तो उसका मास, तो उसका मास हमेशा कुछ कम आएगा, तो वो माइनस करने पे जितना आएगा वही आपका मास डिफेक्ट है। अब मास डिफेक्ट आने के बाद एक टर्म यहाँ पे आता है, देखिए बाइंडिंग एनर्जी। अब इसका मास डिफेक्ट से बहुत सीधा रिलेशन है, बाइंडिंग एनर्जी का मास डिफेक्ट से बहुत सीधा रिलेशन है। इस पे एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए आप, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू मास डिफेक्ट। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर मास डिफेक्ट AMU में है तब आप 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये मास डिफेक्ट जो आपने यहां सॉल्व किया है वो AMU में है तो आप उसको 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर जो मास डिफेक्ट आपको आ रहा है सॉल्व करने पे, ये केजी में आ रहा है, तो इसको आप C² से मल्टीप्लाई करेंगे, C मतलब 3 × 10⁸, तो यहां से जो आंसर आएगा वो आपका आंसर जूल में आएगा। और मान लीजिए आपसे ये एग्जाम में आ जाए कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो इसका आंसर है 1.6 × 10⁻13 जूल, ठीक। और एक AMU में 1.66 × 10⁻27 kg होता है। एक चीज यहां ये देख लीजिए कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी निकाल लीजिए यहां से, उसको मास नंबर से डिवाइड कर लीजिए, जिसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपको अलग अलग न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी दी है और उसका मास नंबर दिया है, तो आप बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड कर लीजिए, जो नंबर आएगा, जिसका ज्यादा आएगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो मैंने क्या बताया आपको, न्यूक्लियस में आपको क्या क्या जरूर पढ़ना है, एक इसकी रेडियस का फॉर्मूला, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक AMU में कितने kg होता है और 1 AMU में कितने जूल होते हैं। तो इतनी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, ये आपका एक मोटा मोटा हल्का सा रिवीजन हो गया। इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा।